आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट जीएसटी, जिसको राहुल गांधी 2019 के इलेक्शन में गोबर सिंह टैक्स बता रहे थे। ठीक है, गोबर सिंह टैक्स नहीं है, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। मैं इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके अभी भी बहुत बड़ा डिबेट है भारत में। ठीक है, अब समझो जीएसटी क्या है, उसके बाद हम लोग जीएसटी कंपनसेशन सेस समझेंगे। ठीक है, ये पूरी तरह से एडिटोरियल में जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में बताया गया है और उसमें कैसे कैसे, जैसे मान लो कि पहले तो जीएसटी था ही नहीं 2017 से पहले, जब ये नहीं था तो उस समय क्या चलता था और ये होने के बाद क्या चला है और क्या समीकरण चेंज हुआ है। ठीक है, तो अभी का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम लगता है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद आप जीएसटी तुरंत लाएं, इससे और आप स्ट्रक्चर और ख़राब कर दिए। जितने भी एमएसएमई हैं, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है, उस सब पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है जीएसटी का। तो पहले समझो कि जीएसटी क्या है, कि जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया था, लॉन्च किया गया था। और ये है कि ये डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को वो करता है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्स हो सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या होगा, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम्स ड्यूटी हो गए। ठीक है, ये सभी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जहाँ पे आप डायरेक्ट लेते हैं, जैसे तुम जाते हो पार्ले जी खरीदते हो, मैगी खरीदते हो, वो सभी इनडायरेक्ट टैक्स लगता है उसमें। तो सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्स की तरफ। ये मत समझना कि तुम लोग टैक्स नहीं दे रहे हो, सभी लोग टैक्स देते हैं। कोलगेट भी खरीदोगे तो उस पर भी तुम लोग टैक्स दोगे, वो सभी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, सब इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तुमको पता नहीं है मजा आ रहा है तुम्हारा, समझे। तो ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स था, अब इंडिया में क्या है कि टैक्स के ऊपर टैक्स, जिसको बोलते हैं कैस्केडिंग टैक्स या एम्बेडेड टैक्स। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी इकोनॉमिक्स का है, समझो। कैस्केडिंग टैक्स, कैस्केडिंग ऑफ टैक्स हो या एम्बेडेड टैक्स हो, इसका मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना। कैसे, एग्जाम्पल समझो। जैसे कभी कोई गाड़ी बनाना है, एक कोई व्हीकल्स तैयार करना है तुमको, तो उसका ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स होंगे, टायर होंगे, ये होंगे, वो होंगे, तो आयरन के ऊपर टैक्स लगा। फिर तुम एक कार बना दिए तो फिर कार के ऊपर टैक्स, तो टैक्स के ऊपर टैक्स हुआ कि नहीं हुआ, एक, हाँ, डबल टैक्स, ट्रिपल टैक्स भी हो सकता है, कैस्केडिंग इफेक्ट है एक टैक्स। अब जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा तो इसे बहुत प्रभावित होता जाता है यह सेक्टर्स। इसी चीज़ को कम करने के लिए और ये जो कन्फ्यूज़न है इसको दूर करने के लिए, डिलेमा को दूर करने के लिए हम लोग जीएसटी लाए हैं। समझ गए, अब समझो। मगर होता क्या है, पहले क्या था कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, मान लो कि गुजरात इंडस्ट्रियल स्टेट है, महाराष्ट्र भी इंडस्ट्रियल स्टेट है, यहाँ पे सामान उमान बनता है ज़्यादा। उस दिन एक बात पूछ रहे थे तुम हमसे, जब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा आज। जो तुम्हारा गुजरात में सामान वगैरह बन रहा है, तो पहले गुजरात में जब सामान बनता था तो उसको फ़ायदा ज़्यादा होता था क्योंकि टैक्स मिलेगा, उसको रेवेन्यू मिलेगा वहाँ से। अब क्या हुआ कि जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है और जो कंज्यूमिंग स्टेट है, कंज्यूम मतलब मान लो कि गुजरात से बन के बिहार में आया या यूपी में आया, लेट से बिहार में आया, तो तुम कंज्यूम कर रहे हो उस सामान को। अब जो रेवेन्यू लगेगा वो बिहार में लगेगा, ना बल्कि यहाँ लगेगा। यानी कि गुजरात को लॉस हो रहा है, ह्यूज लॉस हो रहा है। इसी लॉस को पूर्ति करने के लिए सरकार आती है और कहती है कोई बात नहीं, हम आपको देंगे, कंपनसेशन देंगे। और ये 2022 तक चलेगा, जो तुमसे वार्तालाप हुआ था मेरा। हाँ, तो ये कंपनसेशन टैक्स क्या करेंगे, प्रत्येक साल 14% बढ़ा के देंगे। मान लो कि आज हम 100 रुपये दे रहे हैं, कल के दिन में हमें 114 देंगे, कल के दिन मतलब कल के 1 साल बाद, और फिर 1 साल बाद 114 के हिसाब से 14%, फिर उसके बाद 14%, ऐसे करते करते जो नुकसान हो रहा है इंडस्ट्रियल स्टेट को उसका पूर्ति हो पाएगा। मगर दिक्कत क्या है, अभी जितना देना चाहिए था कंपनसेशन सेस उतना दिया ही नहीं है। यही तो बहुत बड़ा राजनीति है, और कोविड-19 में तो कोई चांस भी नहीं है देने के लिए। तो बात समझ में आया, ओवरऑल मुद्दा यही है। अब इस मुद्दे को समझते हैं, इस क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि क्या क्या हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो आप समझो वहाँ पे जीएसटी चार्ज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनेशन ऑफ कंज्यूमशन। समझ गए, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है तुम्हारा कहाँ पे डेस्टिनी है, कंज्यूम हो रहा है, वहाँ पे टैक्स लगेगा। पहले प्रोड्यूसिंग था, इंडस्ट्रियल था, अब कहाँ होगा कि जहाँ पे कंज्यूम होगा, जैसे बिहार एग्जांपल। देखो बोला है, फॉर इंस्टेंस इफ अ गुड इज मैन्युफैक्चर इन स्टेट ए, लेट्स से, बट कंज्यूम इन स्टेट बी में कंज्यूम्ड हुआ, देन द रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू जीएसटी कलेक्शन इज कैरिड टू द स्टेट ऑफ बी। तो स्टेट बी को चला जाएगा वो। ये तुम्हारा डाउनलोड हो चुका है, देख रहे हो ना। तो यानी कि उसको नहीं जाएगा, स्टेट बी को जाएगा, नॉट टू द स्टेट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ से बन रहा है उसको नहीं जाएगा।
अब इसके वजह से क्या हुआ, ड्यू टू दिस कंज्यूमशन बेस्ड नेचर ऑफ जीएसटी, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स है जैसे गुजरात देख लो, हरियाणा देख लो, कर्नाटका देख लो, महाराष्ट्र देख लो, तमिलनाडु देख लो, ये रेवेन्यू लॉस हो जाएगा इन लोग का। इसलिए इस समय तुम्हारा जीएसटी कंपनसेशन सेस या फिर जीएसटी सेस आता है जो सरकार लेके आती है और बोलती है कि जो जो आपका नुकसान होगा उसका भरपाई हम करेंगे, हम आपको सेस देंगे। मगर एक्चुअल में देखो यहाँ पे सेस का मतलब कुछ और होता है, मगर जीएसटी में कुछ मतलब और है, ये भी समझने वाली बात है। हाँ हाँ, नहीं वो दूसरा है, देखो वो अलग चीज़ है, वो स्टैम्प ड्यूटी कस्टम वो अलग चीज़ है, पहले बात समझो। एक्चुअल में सेस का मतलब ये होता है, समझो, सेस का मतलब होता है कि आप पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप सेस लगा रहे हैं, जैसे एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस लगाते हैं, इसका मतलब जो भी पैसा वो जाएगा, टैक्स जाएगा, वो एजुकेशन के ही काम के लिए जाएगा। जैसे हेल्थ सेस, तो जो भी पैसा आएगा वो हेल्थ के लिए ही जाएगा, मगर यहाँ पे सेस का दुरुपयोग हो रहा है। अब जो सेस आ रहा है, सेस के नाम से आ रहा है, वो तो सोशल सेक्टर्स में जाना चाहिए था। अब ये आ रहा है किसके लिए, मतलब बहुत सारा चीज़ सेस आ रहा है केवल जीएसटी को कंपनसेट करने के लिए। तो जो मूल डेफिनेशन है सेस का, उसको तो धता बता दिए यहाँ पे हम लोग। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? एक्चुअल में जो सेस का डेफिनेशन उसको तोड़ दिए हम, और यहाँ पे सेस कलेक्ट किया जा रहा है जीएसटी को कंपनसेट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को देने के लिए। तो ये बहुत बड़े स्कॉलर्स है, 2018 और 19 का तुम एडिटोरियल उठा के देख लो, इसके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल्स वगैरह छपा था उस समय, समझे ना? तो मैंने तो हल्का बता दिया तुम लोग को। देखो अब देखो यही बोला, हाउएवर अंडर द एग्जिस्टिंग रूल्स दिस कंपनसेशन सेस विल बी लेविड ओनली फॉर द 5 ईयर्स। बोले 2022 तक लेविड होगा, और 14%, 14%, 14%, समझ गए बात को? और ये 1 जुलाई 2017 से लेके 1 जुलाई 2022 तक लागू होगा। उसके बाद क्या कंपनसेट हो जाएगा, उसके बाद जो आना होगा वही मिलेगा स्टेट सबको। आगे बढ़ो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हु आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट जीएसटी सेस, किसको मिलेगा? ऑल द टैक्स पेयर, जितने भी टैक्स पेयर है जो देते हैं पैसा, एक्सेप्ट दोज हु एक्सपोर्ट स्पेसिफाइड नोटिफाइड गुड्स एंड दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर जीएसटी कंपनसेशन स्कीम। कुछ विभाग को छोड़ के, जो मान लो गुड्स और सर्विस बाहर प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको छोड़ के बाकी जितने टैक्स पेयर है क्या करते हैं? लाइबल टू क्रिएट to collect and remit the compensation to the central government. Subsequently, the central government distribute it to the relevant state. जितने भी टैक्स पेयर देते हैं वो सभी पैसा कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को। और कुछ चीज़ छोड़ के, कुछ चीज़ छोड़ के कैसे? जैसे कोई एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर कंट्री में, उसको लगा देंगे, दिक्कत होगा, क्योंकि बाहर कंट्री में कर रहा है तो कम्पिटिटिव एज लेकर आना होगा दिमाग में उसको। यदि हम जीएसटी महंगा हो जाएगा, बिल्कुल बात समझे। उसके बाद विच गुड्स फीचर जीएसटी कंपनसेशन सेस, कौन से गुड्स आएंगे? तो गुड्स का ये तुम लोग को जाने के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है? ये सिन प्रोडक्ट होता है, सिन प्रोडक्ट लगता है। जैसे सिन प्रोडक्ट टबैको हो गया, सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, क्योंकि ये सिन प्रोडक्ट है, ये आदमी नहीं भी खाएगा तो जी सकता है, माँ आदमी आदि है खाता है, तो इस पर टैक्स। जैसे कि रजनीगंधा का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, है ना? बीच में रजनीगंधा का ये सब जो गुटखा वगैरह है, इसका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ से रिसोर्सेज मिलेगा उसको, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत जरूरी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये मैंने पहले भी बताया था कभी, ठीक है? इनपुट टैक्स, हाँ, ITC, ठीक है? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है ये भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, ये तो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। देखो मान लो कि तुम प्रोड्यूसर हो, ठीक है? इफ़ यू आर अ प्रोड्यूसर, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन help you partially reduce GST liability by only paying the difference between the tax already paid on the raw materials of a particular goods and that of final product. बोला है कि यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट पे हमारा पैसा जो लगेगा, टैक्स देना पड़ेगा ना, एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगता है, तो वो कम देंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही बोले ना कैस्केडिंग इफेक्ट है, पहले ही पे कर चुके हैं, रॉ मटेरियल पे कर चुके हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया उस पर भी हम पे करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग है। अब यहाँ पे क्या है कि अच्छा आपने पे किया था रॉ मटेरियल्स पे, ठीक है, वो आपका कट जाएगा, वो कट जाएगा। इसका मतलब क्या कि फाइनल गुड्स पे हम कम देंगे पैसा। यही इनपुट क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट है कि इनपुट जो इनपुट लिए थे रॉ मटेरियल उस पर तुमको टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, तुमको राहत मिल रहा है, हाँ, कंपनसेट हो जाएगा। इसका मतलब तुमको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा जैसे पहले देना पड़ता था, पहले कैस्केडिंग टैक्स था, ठीक है? इन अदर वर्ड्स देखो इसी को, टैक्स पेड ऑन द परचेस यानी कि इनपुट टैक्स कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टैक्स पेड ऑन द फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट में तुम दोगे जितना तुम्हारा, मान लो कि 1 लाख रुपया बना, तुम 1 लाख दे रहे हो,
और तुम पहले ही तुम 10,000 रुपये दे चुके हो, माइनस कर दो, अब तुमको 90,000 देना पड़ेगा बस, क्योंकि 10,000 दे चुके हो। अब पहले क्या था, तुम 10,000 भी दिए, फिर 1 लाख भी दे रहे हो, समझ आ गया? यही चीज़ तुम्हारा क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इस तरह तुम्हारा जीएसटी लायबिलिटी घटेगा, समझे? ठीक है। अब देखो, बोले ना 14% ये बताए थे, अब ये नीचे देख लो कि स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन ऑफ द कंपनसेशन अमाउंट। कंपनसेशन जो जीएसटी कंपनसेशन लगता है, कैसे लगता है? देखो, नंबर 1 क्या है कि रेवेन्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016-17 इज कंसिडर द बेस रेवेन्यू फॉर द स्टेट इन कंसिडरेशन। बेस रेवेन्यू है, जितना देते थे ये बेस ईयर है। बेस ईयर के हिसाब से हम जाते हैं ना ऊपर नीचे, जैसे तुम्हारा जीडीपी होता है तो जीडीपी भी तुम्हारा बेस ईयर के हिसाब से काम करता है, 2011 और 12 के सेंसस के हिसाब से। अब देखो, ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेट एज्यूम टू बी 14% पर एनम फॉर द 5 ईयर्स। बोले ना 14% के हिसाब से तुमको दिया जाएगा। 100 रुपया है तो 114, फिर 114 के बाद फिर 40%, 14%, ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा 22% तक। ठीक है, और इस तरह तुम्हारा हो जाएगा। बस इतना ही हमको समझाना था इसमें। ठीक है, तुम लोग को समझने के लिए इतना काफ़ी है। फाइन। अब आ जाते हैं ट्यूटोरियल में, जितना समझाना था तो अब बाकी तुम लोग समझ लेना घर में जाके। अब देखो, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो कल ट्यूटोरियल छूटा हुआ था, 3 इयर्स ऑन। देखो 3 साल हो गया ना जी, अभी जस्ट बताए थे कि जो 1 जुलाई से लागू हुआ। 3 साल हुआ कि नहीं हुआ? जुलाई कंप्लीट हो गया। तो ये 3 साल में जो जीएसटी गया है, इस इफेक्ट रोज़ी नहीं है। रोज़ी मतलब खुशनुमा नहीं है। ठीक है, दिक्कत है, नहीं हुआ। अभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कभी अभी बहुत ज़्यादा स्लैब है ना। हम सोचे थे कि बहुत कम स्लैब लेके आएंगे। स्लैब मतलब क्या है कि किसी को 28% में रखा है, किसी को 17%, ऐसे करके परसेंटेज रखे हैं, अलग अलग परसेंटेज रखे हैं। भाई ये जितना ही बढ़ता चला जाएगा उतना ही अधिकतर मेहनत करना पड़ेगा कैलकुलेट करने में। कोई 28% वाला है, मान लो कोई 10%, कोई 7% वाला है, कोई 14% वाला है, तो उसको कैलकुलेट करने में मुश्किल पड़ता है ना। प्रोडक्ट तो इतना अवेलेबल है, उसके लिए एक आईटी नेटवर्क कितना अच्छा से बैठाना होगा, और वो भी ठीक से नहीं पता करता कि कितना खरीदते हो, होलसेल रिटेलर कितना कुछ होता है। तो इसलिए जो मिलना चाहिए था हमें वो नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला, तो अभी हम थोड़ा देर में तुमको डेटा देंगे इसका, कि जितना रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए था जीएसटी से उतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हुआ। ये डाउनफॉल हो रहा है। और अभी तो कोविड के टाइम में जान ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होगा। हाँ, ठीक है। तो ये बिजनेस लाइन का है। बिजनेस लाइन जाहिर सी बात है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आता है। ट्वेल्व वहाँ पे 28 जुलाई का है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 इयर्स स्टैटिक्स फॉर जीएसटी आर अवेलेबल। 3 साल का जीएसटी अवेलेबल है, वहाँ से तुम पता कर सकते हो। कैसे? देखो, एनुअल स्टैटिकल रिपोर्ट वॉज रिसेंटली रिलीज बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। अभी जो इस नेटवर्क को देख रहे हैं, उस नेटवर्क का नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है। वो अभी एनुअल स्टैटिकल रिपोर्ट पेश किए हैं। और उसके हिसाब से क्या है? इट प्रोवाइड्स अ व्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द रिजिम सिम इट्स इंसेप्शन इन 2017 टिल मार्च 31, 2020। जो तुम्हारा जुलाई के बाद इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और 31 मार्च 2020 तक। 31 मार्च क्यों? क्योंकि कोविड उसके बाद बढ़ा है। थोड़ा सा इम्पैक्ट कोविड का 7 दिन का होगा, क्योंकि 22 से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं है। 7 दिन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। उसके बाद कोविड का इम्पैक्ट था, मार्च के बाद, है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये जुलाई 2017 से लेके तुम्हारा मार्च 2020 तक का डेटा लेके हमको बताने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे लेखक के द्वारा। ठीक है। और ये क्या बोले कि 19-20 में सेंटर ने क्या रिलीज़ किया? सेंटर ने तुम्हारा 1,65,00,000 करोड़ रुपये एज अ जीएसटी कंपनसेशन स्टेट्स को दिया है। 1,65,000। हाँ, वही तो बोले 1,65,000 करोड़। ठीक है, इतना दिया कंपनसेशन स्टेट को, यूटीज को, यूनियन टेरिटरीज को। ये जीएसटी कंपनसेशन है, सेस कंपनसेशन नहीं है, फर्क इतना। और जबकि ये चीज़ तुम्हारा, और ये चीज़ मात्र तुम्हारा अगेंस्ट 95,444 करोड़ ये तुम्हारा क्या हुआ है? कलेक्शन हुआ, सेस का कलेक्शन हुआ है। इतना ही कलेक्शन हुआ है और इतना हम दिए हैं। इसका मतलब क्या? घाटा में चल रहे हैं। बात समझ गए? जीएसटी कंपनसेशन तो इसीलिए हम बनाए थे, तो बात समझो। उसके बाद क्या है? जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो क्या बोलता है कि दैट द गवर्नमेंट इज इन नो पोजीशन टू द पे द जीएसटी शेयर ऑफ द स्टेट एज पर द करेंट रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला। अब हम लोग उस हालत में नहीं है कि आपको और हम पे करें, क्योंकि है ही नहीं है।
वो देखे इसमें कलेक्शन कम हो रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है। He pointed out that the GST Act has provision to rework for the formula for paying compensation to the state if the revenue collection drops below a certain threshold। बोला है कि हम आपको 14% का बात किए हैं, हम मानते हैं GST लॉ के अंदर है, मगर दिक्कत वाली बात है कि प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग का जब GST कंपनसेशन सेस ही बहुत कम कलेक्ट हो रहा है, तो हम कैसे आपको दे पाएंगे 14% का वादा कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस क्लॉज को रिविजिट किया जाए और वहाँ पे फार्मूला को चेंज किया जाए। बात समझे? यही बोला जा रहा है कि कौन बोला, फाइनेंस सेक्रेटरी जो निर्मला सीतारामन के नीचे जो IAS या IPS जो भी काम करेंगे, जो भी सेक्रेटरी होंगे वो जो काम करेंगे, क्या बोल रहे हैं कि रीवर्क करने की ज़रूरत है। जो फार्मूला, वो फार्मूला के ऊपर जो कि कंपनसेशन पे करवाता है, जहाँ पे प्रोविज़न है वहाँ रिविजिट करेंगे और वहाँ पे संशोधन करना होगा, क्योंकि हमको कलेक्शन ज़्यादा नहीं मिल रहा है सेस का, इसलिए हम अनेबल है आपको पे करने का एज़ पर द प्रॉमिस ऑफ GST लॉ। GST लॉ में क्या है, 14% का बात है, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सम पॉजिटिव साइन, कुछ पॉजिटिव साइंस भी है। देखो कैसे कि बॉर्डिंग इनफॉर्मल एंटिटीज इज अ सक्सेस स्टोरी। देखो GST आने के बाद क्या है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर, जानते हो कि हमारे इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर्स में लोग बहुत इन्वॉल्व है और साथ साथ इनफॉर्मल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि जब तुम्हारा ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था तुम्हारा 2007-8 के इसी के आसपास, हाँ, तो डिप्रेशन है। यही कारण है नहीं होने का, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर हम लोग का बहुत ज़्यादा है। इनफॉर्मल सेक्टर पूरे देश को चला रहा था, ठीक है, अपने हिसाब से चलाता है। बोलते हैं जुगाड़, तो जुगाड़ पूरी तरफ था इंडिया में। फैन थोड़ा कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो फैन। चलो देखो, मगर सक्सेस रेशियो क्या है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स है, इनफॉर्मल जो सेक्टर्स है ये भी GST के धारा के अंदर आए हैं। तो GST धारा के अंदर आए हैं तो इसका मतलब क्या कि वो भी फॉर्मल बनने की तरफ मूव कर रहे हैं, उसका भी टैक्स डायरेक्ट पता चल जा रहा है। इससे क्या होगा कि देश के जो सर्वेलेंस में पता चल जाएगा और कहाँ पे क्या खर्च हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। बात समझे? तो अब देखो GST रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न्स फाइल इंक्रीज, वो GST को अप्लाई करने वाला और रिटर्न फाइल करता है ना कि इतना इतना रिटर्न हुआ हमको वापस करिए, रिटर्न फाइल क्या आता है ना, हाँ रिटर्न करता है, वो बढ़ा है। इसका मतलब क्या है कि GST के अंदर इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और जितना, हाँ, और जितना ज़्यादा इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेशन या प्राइवेट एंटिटीज बढ़ेगा उतना ही अर्थव्यवस्था में हेल्प होगा, क्योंकि 1.25 करोड़ देशवासी के देश में पे करने वाला बहुत कम है टैक्स। ठीक है, तो अब बात समझो। द नंबर ऑफ टैक्स पेयर रजिस्टर्ड अंडर GST स्टूड एट 1.08 करोड़ इन अप्रैल 2018। मैं वही बढ़ के कितना हुआ 2019 के जून के हिसाब से 1.23 करोड़, बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। उसके बाद देखो आफ्टर दैट इट इज़ अ मोर और लेस स्टेबल, हाउएवर देयर इज अ कंसिस्टेंट एंड स्टीप राइज इन द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ रिटर्न्स फाइल, और लगातार रिटर्न्स फाइल भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। रिटर्न फाइल इंक्रीज होना मतलब क्या कि GST के मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं सभी लोग, तभी तो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। बिल्कुल। सेवरल इनफॉर्मल, ये तो इंडिविजुअल्स का बात हो गया। सेवरल इनफॉर्मल एंटिटीज बॉर्डर ऑन GST नेटवर्क, GST नेटवर्क में तुम्हारा प्राइवेट एंटिटीज जो कि इनफॉर्मल वो भी आ रहे हैं। तो कैसे आ रहे हैं देखो, इनका डेटा देखो। मार्च 2020 तक देखा जाए तो पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अकाउंटेड फॉर 6.5% ऑफ टैक्स पेयर, यानी कि यहाँ से जो लोग जाएंगे, कहाँ से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ठीक है, यहाँ से जो जाएंगे उसमें कितने परसेंटेज, 6.5% टैक्स पेयर्स है। 100 काम करें तो 6.5% लोग पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। साथ साथ 72% ऑफ टोटल कलेक्शन, जितना भी कलेक्शन होता है 72% तो यहीं पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ से हो रहा है, लिमिटेड कंपनी से हो रहा है कलेक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है टैक्स का यहाँ से। समझे? प्राइवेटी क्या है, प्रोप्राइटरशिप फार्म्स एंड पार्टनरशिप फार्म अकाउंटेड फॉर 91% ऑफ टैक्स पेयर एंड 21 ऑफ कलेक्शन। जो तुम्हारा प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या है, इसका ओनरशिप फार्म्स, जिसका अपना अपना, जैसे इंस्टीट्यूट मेरा है ना, उसी तरह अपना अपना जो होता है उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप्स, दुकान है। ऐसे वाले जो फॉर्म्स हैं और पार्टनरशिप फॉर्म, जो 3 फार्म 4 फार्म मिलकर काम करते हैं, यहाँ से भी कलेक्शन लगभग 91% कलेक्शन है। वहाँ 6.5 था ना बाबू ऊपर, यहाँ पे टैक्स पेयर है, यहाँ से हाँ कलेक्शंस है, वही बोलना चाहते थे, ठीक है ना। तो 21% कलेक्शंस है, क्योंकि छोटा मोटा क्या होगा, बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात बोले कि छोटा मोटा क्या होगा, 21% कलेक्शन यहाँ से हो रहा है और ऊपर कलेक्शन क्या 72% हो रहा था। द ह्यूज प्रेजेंस ऑफ इनफॉर्मल यूनिट्स अमंग टैक्स पेयर इज क्वाइट सिग्निफिकेंट एंड इट सजेस्ट दैट द कवरेज इज रीजनेबली गुड। बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर है, जानते हो, इसलिए जो भी कवरेज हुआ वो ठीक हुआ, क्योंकि ज़्यादा तो इनफॉर्मल सेक्टर हमारे, और कुछ इनफॉर्मल सेक्टर भी यदि तेज़ गति से जीएसटी नेटवर्क के अंदर आ रहे हैं, ये गुड साइन है कंट्री के लिए। एक दिन में तो कुछ सुलझेगा नहीं, इतना बड़ा देश है, समय लगेगा, ठीक है। मगर ये तो तुम जान लिए कि एक तुमको एडवांटेज चीज़ बताया कि जीएसटी हुआ तो इंडिविजुअल्स भी आए, प्राइवेट सेक्टर्स ये लोग भी आए और भारत के अर्थव्यवस्था में टैक्स पेइंग में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मगर पिक्चर इतना रोजी नहीं है जितना तुम देख रहे हो, ठीक है। कैसे नहीं है तो देखो, जीएसटी टैक्स कलेक्शन, टोटल जीएसटी कलेक्शन फर्स्ट क्रॉस 1 लाख करोड़ इन अप्रैल 2013 एंड देयर हैव बीन ओनली 9 months आउट ऑफ 35 इन विच दैट मार्क हैज बीन एक्ससीडेड। बोला जा रहा है, यदि ये ग्राफ को ठीक से देखो, इसको जूम करके देखो ग्राफ को, ये ग्राफ में तुमको पता चल जाएगा कि देखो एक टाइम था कि 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा तुम्हारा क्या हुआ था, जीएसटी कलेक्शन हुआ था। तो कहाँ पे, तो देखो बाबू मार्च 2019, उसके बाद तुम उसका थोड़ा सा दूसरा वाला देखो, ठीक है, काफ़ी बड़ा है। और अभी देखो, अभी घटते जाओगे, देखो जनवरी 2020 में देखो उससे कम हुआ है ना, और मार्च 2020 देखो तो बहुत कम है। तो यानी कि ये ग्राफ तुमको क्या बता रहा है, देखो जुलाई 2017 से बता रहा है ना, पहले बहुत कम कलेक्ट हुआ, उसके बाद देखो बढ़ा फिर घटा। मगर अभी जो ट्रेंड है, अभी ट्रेंड क्या है, जनवरी 2020 देखोगे ठीक था, फिर फरवरी में कम हुआ, फिर मार्च में बहुत कम हो गया। यानी कि जो 1 लाख करोड़ हम जो कर रहे थे, कहाँ पे कर रहे थे, 1 लाख करोड़, हाँ मार्च 2019 में जो कर रहे थे उसके आसपास कर रहे थे, उससे ज़्यादा था, अभी आके वो रिड्यूस हो गया। जब रिड्यूस हुआ, समझो बात, जब रिड्यूस हुआ इसका मतलब हम कैसे देंगे टैक्स स्टेट को, बात समझे। तो वही बोला कि रोज़ी नहीं है, यही बोला कि जो 33 मंथ्स है जुलाई के बाद, कभी बढ़ा है कभी घटा है, इट इंडिकेट्स देयर इज सम स्टैग्नेशन इन जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ। और ये बताता है स्टैग्नेशन, रुक गया है, जीएसटी जो कलेक्शन होना चाहिए था वो रुक गया है, यही फिगर है। आपको ग्राफ समझना होगा, आपको ग्राफ समझिएगा तभी आप पेपर 2 जीएसटी में, पेपर 2 आता है ना सीसैट में ग्राफ का भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए स्टैटिक्स का हम सीखो कि स्टैटिक्स को देख के कैसे डेटा को एनालाइज किया जाता है, समझ रहे हो बात को ना। आगे बढ़ते हैं। अब है कि ऑल राउंड स्लगनेस, यानी कि चारों तरफ, चाहे इंडस्ट्री का बात हो या फिर दूसरे सेक्टर्स की बात हो, सभी में क्या है, स्लो डाउन है, जान ही रहे हो। प्राइवेट परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स का बात हो, मैन्युफैक्चरिंग का बात हो, सर्विस का बात हो, पीएम बताए थे 50 से ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, यदि चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस में हो, नीचे जाएगा तो घटेगा, तो 50 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। इसका मतलब जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं सब में प्रभावित है। तो वही बोल रहा है कि इसमें क्या है, द स्लगनेस इन द जीएसटी ग्रोथ इज ट्रू फॉर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी कलेक्शन जहाँ जहाँ से होता है सभी में बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ा वो आ गया है, गड्ढा आ गया है। अब इसको कैसे समझोगे, इसको समझो, कैसे समझो, देखो अब देखो जीएसटी के अंदर बहुत सारा चीज़ होता है, एक होता है सेंट्रल जीएसटी, एक होता है स्टेट जीएसटी, एक होता है तुम्हारा इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब सरकार को भी उतना ही हक है जितना आपका स्टेट गवर्नमेंट को हक है, समझे। ये दोनों को आईजी मतलब क्या, आई मतलब दोनों के लिए, एक है स्टेट के लिए, एक है सेंटर के लिए। तो सीजीएसटी मतलब सेंटर जो कलेक्ट करेगा और स्टेट कलेक्ट करेगा, और उसके आईजीएसटी जो सेंटर करेगा कलेक्ट मगर स्टेट को भी देगा, समझे। और कंपनसेशन टैक्स, ये कंपनसेशन टैक्स जरूरी है क्योंकि स्टेट को नुकसान हो रहा है उसको देने के लिए। अब इसका ग्राफ देखो बाबू, तुम लोग इसका ग्राफ देखोगे तो देखो क्या है कि जुलाई 2017 में, ठीक है, जो डार्क लाइन है, डार्क लाइन मतलब आईजीएसटी कितना कम कलेक्ट हुआ है ना। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाओगे, उससे ऊपर जाओगे तो कौन सा ग्राफ है, किस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सीजीएसटी तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा 20 हुआ है, 20 लाख करोड़ हुआ है, सॉरी 20,000 करोड़ हुआ है। उसके बाद स्टेट है, देखो स्टेट कलेक्शन ज़्यादा करेगा ना, कहेंगे 28 स्टेट्स है जी, सॉरी 28 नहीं है, 29 कितना है, 20, अब 28 है, 29 पहले था, अब 28 है, ठीक है, सही है, गलती भी सही बोल दी है। सुनो 28 स्टेट्स है और 2 यूनियन टेरिटरी बढ़ा है और 1 यूनियन टेरिटरी घटा है, दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव 1 हो गया है, ठीक है ना। अब बात समझो कि यहाँ पे तो जो सेंटर कलेक्ट करेगी जीएसटी, देखो ये भी समझने वाली बात है, जो सेंटर जीएसटी कलेक्ट करेगी वो कम होगा एज कम्पेयर टू स्टेट, क्योंकि स्टेट ज़्यादा है। तो उसके बाद तुम देखोगे कि जुलाई 2017 में
सेंटर कर रही है, कितना सेंटर कर रही है, लगभग 20,000 करोड़ जुलाई 2017 में। वही ग्राफ को हम आगे बढ़ा देते हैं तो वो ग्राफ लगभग 20,000 करोड़ ही तक सीमित है मार्च 2020 में भी। कोई दिक्कत? उससे ऊपर बढ़ो तो स्टेट जीएसटी क्या होगा, स्टेट जीएसटी देखोगे तो लगभग क्या है तुम्हारा 25, वेरी गुड, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है, 20 से ऊपर है, 25 के बीच में है। और ये अभी बढ़ेगा तो लगभग वो भी वही ट्रेंड है, बीच में घटा है बढ़ा है। मगर कंपनसेशन जब बात आएगा कंपनसेशन सेस का तो जुलाई 2017 में देखो था और अभी घट रहा है ना, 40,000 के नीचे चला है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ग्राफ समझे बात, ग्राफ किस तरह। अब बाबू यूपीएससी ना, यूपीएससी प्रीलिम्स में यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा कि डाउन द लाइन ऑफ 10 ईयर्स जीएसटी कलेक्शन का क्या रिपोर्ट रहा है, क्या इंक्रीजिंगली बढ़ा है, क्या घटा है, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, क्या गलत है, इस तरह पूछ लेगा। तो ये ग्राफ को समझना होगा और इस ग्राफ से तुमको कंक्लूड करना होगा। और तुम एक कंक्लूड क्या किए, चाहे सीजीएसटी का बात हो, चाहे एसजीएसटी का बात हो, चाहे आईजीएसटी का बात हो, चाहे कंपनसेशन सेस का बात हो, सभी में घटा है टैक्स कलेक्शन। घटा है कि नहीं घटा है? सभी में घटा है। ग्राफ ठीक से देखो। चलो जस्ट मार्जिनल राइज। अब देखो, अब दूसरे के बारे में बात क्या किया जा रहा है। यहाँ पे दूसरा ग्राफ देख लो, एवरेज मंथली कलेक्टेड बाय फाइनेंशियल ईयर। अब इसको फाइनेंशियल ईयर में बताया गया है। अब कैसे कैसे हुआ फाइनेंशियल मतलब समझो एक साल करके। मगर दिक्कत वाली बात क्या है कि हम जीएसटी इंप्लीमेंट क्या किए थे 2017 जुलाई में किए थे, तो इसलिए इसका रिपोर्ट कम होगा हमारे पास। जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, जुलाई टू जुलाई होगा, मगर जुलाई से मार्च तक करेंगे तो कम हो जाएगा। उस तरह देखो दूसरा है अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक है, और फिर अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 तक है। अब इसमें देखेंगे किस तरह कलेक्शन हुआ है। तो इसमें देखो वही चीज़ है सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब देखो सीजीएसटी कौन सा हो गया जी, सेंटर का नीचे वाला देखो पोर्शंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, लगभग 13,000 करोड़, ठीक है, कलेक्ट हुआ है जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2018। उसके ऊपर जाओगे तो 19,000 हुआ है। उसके ऊपर जाओगे सबसे ज़्यादा तुम्हारा क्या हुआ, आईजीएसटी हुआ है। उसके बाद तुम्हारा कंपनसेशन सेस है। तो आईजीएसटी भी क्या है कि सेंटर कलेक्ट करेगी मगर स्टेट को भी देगी, क्या कि स्टेट को भी उतना ही हक है उसमें। और साथ साथ कंपनसेशन सेस ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो स्टेट को नुकसान हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए। अब ये क्रोनोलॉजी आगे देखो, ये क्रोनोलॉजी आगे देखोगे तो 2018 और अप्रैल 2018 और मार्च 2019 का बात करेंगे तो देखो क्या है, 16,000 है, उसके बाद 23,000 है, उसके बाद लगभग 50,000 करोड़ है, उसके बाद 8,000 करोड़ है। करेक्ट, लगभग यही ट्रेंड आगे बढ़ाओ तो अप्रैल 2019 और मार्च में देखोगे तो नीचे का, यानी कि अभी भी अप्रैल 19 से लेकर मार्च 2020 तक देखोगे तो स्टेट जो जीएसटी टैक्स कलेक्ट करा वो अच्छा कर रहा है एज़ कम्पेयर टू 18 और 2018 या मार्च का अप्रैल 2018 या मार्च 2019 तक। मगर ऊपर देखो सेंटर भी ठीक कलेक्ट कर रही है, मगर इसमें आईजीएसटी क्या है 48,000 है, कम हुआ है। और देखो ऊपर देखो कंपनसेशन सेस भी जिस तरह इंक्रीज करना चाहिए उस तरह इंक्रीज नहीं हुआ है। जैसे देखो जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2018 के बाद जो इंक्रीज हुआ है 8,000 करोड़ का, वैसा तो इंक्रीज नहीं हुआ है 2 ईयर में। तो तुम समझ रहे हो ना, ग्राफ दिखाने का मतलब क्या है कि तुमको समीकरण पता चलना कि अंदर क्या हो रहा है। बाबू डेटा से बात करना पड़ता है सिविल सर्विस में, डेटा से बात नहीं करोगे तो नहीं देगा आंसर। अभी कुछ दिन बाद तुमको नंबर नहीं मिलेगा, कुछ दिन के बाद टॉपर्स का आएगा आंसर शीट, सब मेंस का जारी होगा जब देखना, उसमें देखना टॉपर्स का पहला ही आंसर डेटा से शुरू होता है। वो मार्कशीट जारी नहीं होता, मगर जहाँ जहाँ बच्चे ने मेंस का टेस्ट लिखा है, हाँ टेस्ट सीरीज का, वो जानबूझ के करता है मार्केटिंग के लिए। वहाँ से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि टॉपर जो लिखता था वही तो लिखेगा वहाँ पे भी। तो मैंने टॉपर्स, बहुत सारे टॉपर्स का भी पेपर एग्जामिन किया है, ठीक है ना, उस समय भी जब हम तैयारी कर रहे थे तब की बात है, ठीक है। और जब टीचर बने तभी भी करते ही थे। और बच्चे लोगों को यही बोला जाता है कि डेटा पे काम करिए, और इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट योर डेटा। इकोनॉमिक्स में ही डेटा नहीं हो तो किस में डेटा होगा, समझे। तो वही बोला कि देयर इज ओनली मार्जिनल राइज इन द कलेक्शन, केवल मार्जिनल राइज हुआ है कलेक्शंस में, पैसा कलेक्शंस में। देख रहे हो 18 से 19 और फिर 19 से 20 में बहुत मार्जिनल राइज किया गया है, कोई खास राइज नहीं हुआ है। वही हाँ बिल्कुल। अब देखो एवरेज मंथली लॉस्ट कलेक्शन। अब देखो तो ये बात समझ लो कि जो जीएसटी कलेक्शन है, यही ऊपर चीज़ बता चुके हैं, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है ना। 17-18 में केवल 9 मंथ्स का था तो उसमें 82,000 करोड़ का इतना कलेक्ट कर रहे थे जीएसटी कलेक्शन। 18-19 में देखे तो 98 का है। सबको जोड़ दोगे ना जी, कलेक्शन जीएसटी मतलब सब जोड़ोगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये और सेस सभी जोड़ दोगे।
सब जोड़ने के बाद तुमको पहला मिलता है 17-18 9 मंथ्स का 82,000 करोड़, 18-19 का तुमको 98 मिलता है, और 19 और 20 का तुम्हारा इतना मिलता है, करेक्ट। अब जीएसटी कलेक्शन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी होवर्स अराउंड 6%, यानी कि जीडीपी का ग्रोथ रेट में देखोगे जो हमारा ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें जीएसटी भी बहुत बड़ा योगदान देगा, ताकि टैक्स कलेक्ट होगा वहाँ से पैसा। क्यों? जीडीपी का मतलब ही क्या है? ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी जितने भी गुड्स और सर्विसेज जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, फाइनल गुड्स होंगे कंट्री में एक साल में बनेंगे, वही तो है तुम्हारा ना जीडीपी, है ना? भूल गए चीज़, याद है ना? तो उसमें जीएसटी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, जीएसटी भी कंट्रीब्यूट करेगा जीडीपी को लेकर। तो देखो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 17-18 में 5.8% कंट्रीब्यूट कर रहा था जीडीपी को लेकर, 18-19 में 6.2 कर रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि 19 और 20 में बढ़ना चाहिए तो 6% कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब क्या कि एवरेज मंथली कलेक्शन वेर अराउंड 19% हायर इन 2018-19 एंड द ग्रोथ इज जस्ट अराउंड 4% इन 1920। देखो कितना बढ़िया बात बोला कि 18 और 19 का डेटा देखा जाए, 17-18 के तुलना में 19% राइज किया है। फिर हम 18 और 19 के हिसाब से देखेंगे 2019 और 20 तो मात्र 4% इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स जीएसटी इज नॉट इन रोजी स्टेज। यही था एसेंस, और समझे ना, यही एसेंस था तुम्हारा एडिटोरियल का।